गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री व फिजिक्स। और आज जो नंबर है वो है फिजिक्स का। और आज हम हाजिर हैं फिर से आपके बीच फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सारे इसके जितने भी इस चैप्टर में जो डाउट्स होंगे, जितने भी आपके जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको धीरे धीरे करके हम बारी बारी करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी, केवीएस, एनबीएस, जीएसएसबी, सीटेट, एसएससी बैंकिंग, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज जो है वो हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है ध्वनि या साउंड। ठीक है, और ध्वनि और साउंड को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना जरूरी है कि तरंग क्या हुआ, तरंग या वेव्स। तरंग या वेव्स तो सुना होगा आप लोगों ने, तरंग देखी है कभी, तरंग के बारे में सुना है। तो तरंग क्या होती है? तरंग के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है ना, तरंग क्या होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी तरंग कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कौन सी वेव है, भूकंपीय तरंगें, जिसको आप कहते हैं सिस्मिक वेव्स, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं, पी वेव्स। आपने ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी कि जो भूकंपीय तरंगें हैं वो क्या, उनका क्या होता है, एक एपिसेंटर्स होता है, और वहां से वो उसका मुख्य केंद्र होता है जहां से वो सारी जगह फैल जाती है। तो वो क्या है एक्चुअली में, उस तरंग के माध्यम से उस एपिसेंटर में जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो चारों तरफ फैल गई, और इससे चारों तरफ क्या हुआ, धरती कांप गई और भूकंप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पी वेव्स जो वहां से उड़ती हैं, उनकी सहायता से क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो इसी को हम जो तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, अब तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्रकार में देख लेते हैं या टाइप्स। तो जो तरंग है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगें। जिसको कहते हैं आप नॉन मैकेनिकल वेव। अब जो ये यांत्रिक तरंगें हैं, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है आपका अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो वेव्स हैं वो डिवाइडेड हैं। अब हम एक एक करके इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, तो पहला हम बात करेंगे इसमें यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए।
ठीक है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूं जिनके संचारण के लिए या चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम कैसा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कैसा भी माध्यम हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, तभी ये इस प्रकार की जो वेव्स हैं वो गति कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंपीय तरंगें, तो वो क्या करेंगी? जब जो ठोस माध्यम है उसमें गति करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका यांत्रिक तरंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगें, या जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो किसके तरफ? माध्यम के जो कण है उनके लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। समझिए आप इसको कैसे समझेंगे? तरंग संचरण की अगर सपोज ये दिशा है तो माध्यम के कण इस तरीके से उसमें कंपन करते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं आप कि माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं उसके ठीक लंबवत दिशा में 90 डिग्री पे क्या होता है? आपके तरंग का संचरण होता है। इसको आप समझ लीजिए ऐसे, ये है आपका वेव और इस प्रकार से संचरण होती है। यानी वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन माध्यम के कण ऊपर नीचे क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं। माध्यम मीडियम, यानी कि मीडियम क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, कोई ठोस हो सकता है। तो उसके कण इस प्रकार से गति करते हैं। तो ये आप समझ गए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग, ठीक है। पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा है कि जहां पर पत्थर पड़ता है उससे भी ठीक दूर की तरफ ऐसे इस तरीके से वेव्स जो है वो चलती हैं। तो वो जो तरंग है वो क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसी प्रकार गिटार, जब गिटार की स्ट्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें भी क्या होती है? एक वेव या तरंग पैदा होती है, ठीक है। तो वो जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि उसमें जो तरंग संचरण की दिशा है, डायरेक्शन है, वो माध्यम के कणों की ठीक लंबवत होती है। यानी मीडियम के कण तो इस तरीके से कंपन करते हैं और तरंग सीधे जाती है, ठीक है ना। तो आपको वो चीज याद रखनी है अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर जो ये तरंग है इसका जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं शीर्ष, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रीट, ठीक है। और जो ये नीचे, जितना ये नीचे की साइड जाती है इसको कहते हैं गर्त या थ्रो, ठीक है। तो इस प्रकार से शीर्ष व गर्त बनाते हुए तरंग जो है आगे की तरफ बढ़ती है। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगों की एक खासियत जो और है वो है ये तरंगें केवल गैस व द्रव के सतह पर संचारित हो सकती है। यानी कि कोई भी जो गैसीय स्टेट में अगर कोई चीज है तो उसमें ये तरंग संचारित होगी, और अगर द्रव का जो सरफेस है वहां पर ये चीज फॉलो होगी। लेकिन अगर द्रव के भीतर की बात करें तो वहां पर ये चीज फॉलो नहीं होगी, और ठोस जो मीडियम होगा, सॉलिड मीडियम होगा, उसमें भी ये अनुप्रस्थ तरंगें नहीं संचालित होंगी, ठीक है। तो ये है आपके मैकेनिकल वेव्स
ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें एक चीज मैंने गलत बोल दी है, इसमें केवल ये चलेगी आपकी ठोस व द्रव की सतह पर, यानी कि जो गैसियस मीडियम है उसमें नहीं चलेगी। मैंने यहाँ पर गैस बोल दिया था, गैस नहीं बल्कि ठोस व द्रव की सतह पर चलेगी, और गैसियस जो मीडियम है उसमें उस पर नहीं चलेगी। ठीक है, आगे जो हम ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूड वेव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर होती है। ये चीज आप याद रखना, तरंग के संचरण की दिशा माध्यम के कणों के समांतर होती है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसमें आपकी भूकंपीय तरंगें, यह उदाहरण जिसको आप कहते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, तो इनको पी वेव्स भी कहते हैं। ये कैसी तरंगे हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और इनकी खासियत क्या होती है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, तीनों माध्यमों में गति कर सकती है या संचारित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये समांतर चलती है जिस दिशा में मीडियम जो है उसके कण चलते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, और ये तीनों मीडियम में चल सकती है। जैसे भूकंपीय जो तरंगें हैं वो तीनों मीडियम में चल सकती हैं, आपको ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो ये है आपका मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगें, जो कि दो भागों में हम पढ़ते हैं, वो है अनुदैर्घ्य तरंग या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड वेव्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अब अयांत्रिक तरंगें। इन्हीं को हम कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, या इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या गैर यांत्रिक तरंगें या नॉन यांत्रिक तरंगें कौन सी होती है, ऐसी तरंगें जो निर्वात में भी संचारित हो सकती है, निर्वात का मतलब होता है बिना किसी माध्यम के निर्वात, यानी वाय नहीं है, यानी बिना अगर कोई माध्यम भी ना अवेलेबल हो तो उस स्थिति में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं या संचालित हो सकती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है, कौन कौन सी वेव होती है, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं आपको कि जो आपके प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं उनकी जो रेंज है वो है 10 की पावर
-14 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर वेवलेंथ, यानी कि इतने वेवलेंथ तक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो होती हैं 10⁻14 से 10⁻+14 तक। ठीक है, तो ये है आपका यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक जो तरंगे हैं उसको, कुछ इंपॉर्टेंट तरंगे हैं उनको देख लेते हैं। यहां पे मैं नाम लिखूंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं खोजकर्ता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं उपयोग। तो जो सबसे पहली जो तरंग होती है वो होती है गामा रे। तो गामा को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो गामा जो किरणें हैं वो, उसकी जो खोज करते हैं वो है बैक्यूरल। उपयोग क्या होता है, सर्वाधिक भेदन क्षमता परमाणु भट्टी में प्रयोग, परमाणु रिएक्टर में प्रयोग। ये याद रखना कि जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है, पेंट्रेशन पावर जिसको कहते हैं, वो गामा रेज के अंदर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर जितनी पेंट्रेशन पावर होगा उतनी मोटी चीज को वो क्या कर सकता है, वो वेव क्या है, पार कर सकती है। समझ गए, अगर इतनी मोटी दीवार है तो उसको सारी रेज पार नहीं कर सकती है, बल्कि जिसकी पेंट्रेशन पावर ज्यादा होगी वो ही पार कर सकती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज। ठीक है, दूसरी वो है एक्सरे। एक्सरे की जो किरणें हैं उनकी खोज की थी आपके रोन्जन। ठीक है, और एक्सरे तो आप सब जानते हैं कि एक्सरे का उपयोग कहां होता है, हमारे चिकित्सा फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा क्षेत्र, और साथ के साथ आपका फार्मास्यूटिकल यानी कि औषधि निर्माण या दवाइयों के निर्माण। ठीक है, तो ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है किसका, एक्सरे का। सारे जो स्कैन किए जाते हैं बॉडी के वो एक्सरे के अंदर ही किए जाते हैं, आप सबको पता है ना। उसके अलावा जो दवाई इंडस्ट्री है उसमें जो दवाई है वो अंदर कई कैसे काम कर रही, घुल रही है कि नहीं घुल रही है, इन सारी चीजों का भी पता किससे, एक्स किरणों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट या यूवी रे। ठीक है, यूवी जो रे है इसकी खोज की है आपके रिटर नामक वैज्ञानिक ने। यूवी जो किरणें हैं उनका आपको पता है किस प्रकार से यूज होता है, सफाई में कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, साफ सफाई में, या जो बहुत सारे यंत्र हैं उनकी साफ सफाई में, क्योंकि जो आपके घरों में आपके वो लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, तो इन सब में भी क्या होता है, यूवी रेज की सहायता से जो कीटाणु है उनको मारा जाता है और उससे पानी को एकदम क्लीन कर दिया जाता है। तो जो ये यूवी रेज है ये मेनली साफ सफाई के कामों में यूज होती है। जो पेज पुर्जे हैं इलेक्ट्रॉनिकली बहुत महंगे होते हैं, उनको साफ सफाई यूवी रेज की सहायता से ही की जाती है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है विजिबल रे, विजिबल रेज, या जिसको आप दृश्य किरणें कहते हैं। जो विजिबल रे है इसकी खोज आपके किसने की है, न्यूटन। ठीक है, तो विजिबल जो रे है उसका तो आपको पता है कि इसके कारण हमें दिखाई देता है। जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है उसमें एक जो पार्ट है वो किसका होता है, विजिबल रे का होता है, और उसी के कारण जो हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, कोई भी चीज हमारे हमको दिखाई पड़ती है, तो वो इसके कारण विजिबल रे, और इसकी खोज न्यूटन ने की थी। उसके बाद इंफ्रारेड रे,
ठीक है। जो इंफ्रारेड रेज है इसकी खोज जो है वो हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की, हर्सेल, ठीक है, IR। तो इंफ्रारेड जो रेज है इसका प्रयोग होता है आपका फोटोग्राफी, थर्मल कैमरे में, थर्मल कैमरा और मरीजों की सिकाई करने में, मरीजों की सिकाई यानी कि जो थर्मल कैमरे हैं उसमें, क्योंकि जो ये इंफ्रारेड रे है ये क्या करती है, हीट को पैदा करती है, ऊष्मा को पैदा करती है जिस चीज पर पड़ती है। इसलिए वो इन जो थर्मल इमेजिंग कैमरे होते हैं उसमें अगर कोहरे में या कहीं पे धुआं इस तरीके की मौसम में फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए फिर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो इंफ्रारेड रेज का ये वाले जो कैमरे होते हैं उनका यूज होता है। उसी प्रकार अगर मरीजों की कहीं पर सेकना होता है तो उसके लिए भी इस प्रकार के जो इंफ्रारेड रे है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि हाथ बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है उसमें हाथ से काम नहीं हो सकता है, तो उसके लिए इस प्रकार की रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज इसको मिटा देता हूं, तब नीचे ये कुछ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है आपका सूक्ष्म किरणें जिनको कहते हैं माइक्रोवेव्स। तो सूक्ष्म जो किरणें हैं उसकी खोज की है हेनरिक हेड्स, हेनरिक हेड्स ने जो है सूक्ष्म किरणों की खोज की है। और इसका तो आपको पता ही है कि सूक्ष्म जो किरणें हैं उसका यूज कहाँ होता है, आपके घरों में जो चीजें पकाने के लिए होता है, माइक्रोवेव जो है उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल रिमोट वगैरह में। लास्ट है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो जो वेव है उसकी खोज है वो मार्कोनी ने की, मार्कोनी। तो जो रेडियो वेव्स हैं उसका तो आपको पता है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रेडियो टीवी सिग्नल, वायरलेस रेडियो जो वायरलेस यूज किया जाता है उसमें इसका यूज होता है। और भी बहुत सारी जो युक्तियां हैं इलेक्ट्रॉनिक उसमें इस प्रकार के यूज होता है माइक्रो रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार से ये आपका रेंज है भाई, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये आपको याद रखना है कि उसके खोज करता कौन है। खासकर जैसे गामा रेज का पूछा जाता है, एक्स रेज का रोंजन ये बहुत पूछा जाता है, उसी तरह रेडियो वेव्स का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, साथ के साथ उसके उपयोग भी याद रखने हैं। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। ये हमने आपके सामने अभी डिस्कस किया कौन सा, नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इससे रिलेटेड, वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम ध्वनि को देखेंगे। तो टर्म्स क्या है उसको समझने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ये है आपका, और ये मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये मैंने बोला था कि कौन सा हिस्सा है, शीर्ष वाला हिस्सा है, क्रीट वाला, और ये गर्त वाला या थ्रो वाला। तो ये शीर्ष और गर्त किन्हीं भी, अब हम अलग से परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ। तो क्या होगा, किन्हीं भी दो नजदीकी जो शीर्ष होंगे या गर्त होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाएगी। यानी यहां से और यहां तक की दूरी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीक अक्षर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये दो गर्त हैं, अगर सपोज यहाँ पे एक गर्त है और इसको मैं आगे तक ले जाता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार जो इनके बीच की डिस्टेंस है, दो नजदीकी गर्त, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस ये भी लैम्डा है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, किन्हीं तो नजदीकी शीर्ष
या गर्त के बीच की दूरी ठीक है, वो तरंगदैर्घ्य या लैम्डा कहलाते हैं। ठीक है, इसी से फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, वो है आयाम या एम्पलीट्यूड। तो कोई भी जो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों साइड जितना दोलन करेगी, जितना उसमें मूवमेंट होगा, जितना मैक्सिमम स्थानांतरण होगा, वो उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे ये जो हिस्सा है कि कितना वो अपनी, ये उसकी माध्य स्थिति है, मीडियम स्थिति है, माध्य स्थिति, यहाँ से कितना फ्लक्चुएट होती है नीचे और ऊपर की साइड, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर कितना अधिकतम दोलन कोई वस्तु करती है, उसको उसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टर्म्स है वो है आवृत्ति। आवृत्ति, यस, आवृत्ति। सबसे पहले है आवर्तकाल। आवर्तकाल या जिसको आप कहते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल टी से डिनोट होता है। आवर्तकाल जो टी है वो क्या होता है, किसी भी एक कंप्लीट तरंग को पूरा करने में लगा हुआ समय। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब है माध्यम के कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में समय लगा, यहां से यहां तक एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगा। तो इसको लिख देता हूं मैं, माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में लगा समय। ठीक है, एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आपके आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, वो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आवर्तकाल का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/t। यानी आवर्तकाल का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है आपके फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, प्रति सेकंड लगने वाले या होने वाले कंपनों की संख्या है ना। माध्यम के कण प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है, जो कि उसके आवर्तकाल के 1 या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके से वेव और उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। अब आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि वेव क्या क्या होती है और क्या इसके अंदर चीजें होती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे ध्वनि या साउंड। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है, ये एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताया था ना मैंने अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता है। अनुप्रस्थ जो तरंग है या जिसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उसकी क्या विशेषता बताई थी, केवल और केवल किसमें चलेगी, ठोसों में चलेगी और द्रव की सतह पर चलेगी। आप साउंड वेव को देख लीजिए, ठोस कोई भी पदार्थ है उसके अंदर मैं इसको बजाऊंगा तो क्या होगा, साउंड पास होगी। पानी की सतह पर होगा तो होगा, लेकिन अगर पानी के नीचे घुस गया तो क्या साउंड आएगी, नहीं आएगी। समझ गए, अगर वायु बहुत तेज चल रही है तो क्या होगा, आवाज आएगी, नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ध्वनि है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है और उसको
किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी अगर मैं आपके और मेरे बीच से वायु को हटा दूं, ये एक मीडियम है, इसको हटा दूं तो मैं आपसे बोलने में सक्षम नहीं होगा। अगर आप किसी जगह जाएं और वहां पर बहुत तेज हवा चल रही है तो आप बोलने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि आपके बीच से माध्यम हटा लिया गया है। तो जब माध्यम हटा लिया तो उसके बाद क्या नहीं होगा, तरंग का संचरण नहीं होगा। तरंग क्या है, ध्वनि तरंग है। ठीक है, तो ये है ध्वनि। अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या क्या डिवाइड है, या आवृत्ति की जो परास है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसके आधार पर जो है वो 3 भागों में किसको बांटा गया है, साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों को बांटा गया। उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ध्वनि है वो किसमें मापी जाती है, उसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की रेंज के आधार पर 3 भागों में वेव्स को बांटा गया है। एक तो होता है सबसे पहले इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक जो वेव्स हैं वो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे होगी। तो इस कारण से क्या होगा, सामान्यतः जो मनुष्य है वो इस प्रकार की इस ध्वनि को क्या है, सुनने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से नीचे है। और जो और जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हो गया, तो वो इस प्रकार की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, इंफ्रासोनिक। और इसको हम क्या कहते हैं, आपके अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो ये है आपके इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल जो वेव्स है उसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 to 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर जो रेंज है वो ऑडिबल है। ऑडिबल का क्यों मतलब है कि ये सुनने योग्य, श्रव्य है, मनुष्य इस चीज को सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ऊपर है तो कान फट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ऑडिबल है, यानी उसको मनुष्यों के द्वारा सुना जा सकता है। सो तीसरी जो रेंज है हमारी वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और हायर पावर वाली, यानी कि 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हर्ट्ज है इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। हालांकि जो जानवर हैं, जैसे कुत्ते हो गया, चमगादड़ हो गया, और भी जो कुछ जानवर होते हैं, ऐसे बिल्लियां भी होती हैं, वो इस प्रकार की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, वो सुन सकती है। तो ये है आपका अल्ट्रासोनिक वेव। अब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वाली होती हैं, सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए उनको क्या होता है, अगर उसको एक बीम के रूप में हम भेजें तो वो क्या है, काफी पावरफुल होती हैं और वो कितनी भी दूरी तक चली जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है लिख लेते हैं, 2-4 यूज बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले जो उपयोग में या यूज में मैं बता देता हूं आपको कि जो ये रे होती है, इसका पहला जो यूज होता है वो होता है सिग्नल भेजने में, संकेत भेजने में। यानी कि आर्मी में या सीक्रेट जो ऑपरेशन है उसमें सिग्नल को भेजने के लिए ये यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है सोनार में, सोनार तकनीकी द्वारा समुद्र में खो गई चीजों का पता लगाने में।
समझ गए। सोनार टेक्निक क्या होती है, जहाजों के ऊपर लगी होती है, जो जहाज डूब जाते हैं या अगर कोई बड़ी सी चीज डूब जाती है, पनडुब्बियां डूब जाती हैं, तो वो जो ये टेक्निक होती है सोनार टेक्निक, इसमें क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव को नीचे भेजकर पता किया जाता है। अगर वो चीज वहां नीचे अवेलेबल होगी समंदर के अंदर, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव कहीं ना कहीं उससे टकराकर वापस आएगी और वापस सोनार उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो सोनार जब उसको डिटेक्ट करेगा तो उसके बाद वो बता देगा कि भाई इतनी नीचे तक ये वेव गई है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज है। तो फिर पनडुब्बी की सहायता से वहां जाके उस खोई हुई चीज को हम ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से समुद्री अभियानों में सोनार टेक्निक में ये यूज होती है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है, अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है तो उसका पता भी इसी से लगाया जाता है। दूसरा, जो महंगे कपड़े वायुयान के पुर्जे साफ सफाई में, ठीक है, जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं इनके जो पेज पुर्जे हैं ये काफी महंगे होते हैं और इनको बहुत सावधानी से साफ सफाई करनी होती है। तो इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से एनर्जी रेज को यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके उपयोग होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के। ठीक है, तो ये है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक रह गया वो है कि कौन से कारक ऐसे हैं जो ध्वनि को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ध्वनि को जो है वो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे पहला है प्रेशर, दाब या प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज करने पर ध्वनि पर या साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दाब का नो इफेक्ट, लेकिन क्या होना चाहिए, ताप नियत, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर कितना भी लगा लो आप, ध्वनि पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, तापमान या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ध्वनि का जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.61 मीटर प्रति सेकंड, इतनी जो चाल है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना ही है। ठीक है, तो यह है तापमान का इफेक्ट कि तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो है वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, वातावरण में जो नमी होती है। ठीक है, तो जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है बरसात में या वातावरण में नमी होती है, तो उस स्थिति में जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर उसकी डेंसिटी घट जाती है, और डेंसिटी घटेगी तो वायु की गति जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आर्द्रता है उसके बढ़ने पर वायु की जो गति है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब मौसम बारिश के बाद एकदम साफ हो जाता है तो किस तरीके से आवाज दूर दूर तक जाती है, या कोई भी सीटी भी बजाओ तो वो गूंजती है दूर तक। तो किस लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाता है, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। तो क्या होती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर क्या होगा,
आपके ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये है ना। लास्ट है कि माध्यम का इफेक्ट। तो माध्यम का इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि माध्यम का क्या इफेक्ट होगा। माध्यम का बहुत इफेक्ट होगा। अगर जो मीडियम है, जैसे वायु है, तो वायु एक मीडियम है, और अगर हम उसी मीडियम की तरफ को साउंड को चलाते हैं तो वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम माध्यम की विपरीत दिशा की तरफ गति जो है साउंड वेव की गति है, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उस स्थिति में आप क्या होगा, आवाज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो हवा आपके माध्यम के आप जिस तरफ से साउंड डाल रहे हैं, माध्यम उसके ठीक विपरीत दिशा की तरफ बह रहा है। ठीक है, तो ये माध्यम का इफेक्ट होता है, मीडियम का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो भाई फाइनली हमने देखा, बहुत सारी चीजें देखी आज। हमने वेव को देखा, उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। उसके अंतर्गत मैकेनिकल में आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड वेव्स को देखा। फिर हमने बात की वेव्स के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे उसके एम्पलीट्यूड की बात की, वेवलेंथ की बात की, फिर हमने फ्रिक्वेंसी की बात की, फिर टाइम पीरियड की बात की, फिर फाइनली हमने बात की साउंड या साउंड वेव्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो साउंड वेव है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं इन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। कौन कौन से, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। फिर मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक जो है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो पावर भी सबसे ज्यादा होगी, इस वजह से जो है अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या कारण है जो कि किसको, ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से बने रहिए। हम जो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे और धीरे धीरे बाकी चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और आने वाले जो एग्जाम्स है उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। ओके, थैंक यू क्लास।